हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशन हब पर, जहां हम सिर्फ पढ़ाते नहीं सिखाते भी। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो क्लास 12 भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसका एक बहुत शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम का नियम। और जब हम बुक के न्यूमेरिकल्स देखते हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी टॉपिक पे आधारित होते हैं, एक तो कूलाम के नियम पर, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे। तो ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कूलाम का नियम है क्या चीज़। तो कूलाम ने जो नियम दिया है यहाँ स्थिर वैद्युतिकी के लिए, वो दिया है कि नहीं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा, उसका परिमाण कितना होगा, उसका मान कितना होगा, वो किधर लगेगा, कैसे लगेगा। तो जो कूलाम का नियम है, सबसे पहले मैं यहाँ डायग्राम बना लेता हूँ। मान लो बच्चों, हमारे पास में दो स्थिर आवेश है, एक Q1 है और एक स्थिर आवेश में ले लेता हूँ यहाँ पे Q2। सबको पता है सर, स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आपने आवेशों के गुणधर्म में बताया था। और इनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो कूलाम ने क्या कहा कि ये दोनों आवेश एक दूसरे पे बल लगाएंगे। अगर समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो आकर्षण बल लगाएंगे। तो ये जो बल लगाएंगे, कितना लगाएंगे, इसका मान कितना आएगा, तो उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। तो वो क्या है, अपन सबसे पहले इसका स्टेटमेंट कथन लिख लेते हैं। कथन क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, वो बता ही दिया मैंने, कब आकर्षण लगेगा और कब प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है ना। आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है सर, गुणनफल के समानुपाती, तथा उनके मध्य दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर बस इतना सिंपल सा कथन है, बिल्कुल। तथा यह, अब बल की दिशा भी देख लो किधर लगेगा, तथा यह उनको जोड़ने वाली रेखा, तथा यह उनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, के अनुदिश कार्य करता है। ये जो बल है, इसकी दिशा पता लग गई। इनको मिलाने वाली रेखा, जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करेगा। सबसे पहले हम इसका जो कथन वो पढ़ लेते हैं कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या जो प्रतिकर्षण का बल है, उन दोनों आवेशों के परिमाण के तो गुणनफल के समानुपाती। सर लिखो, आपने क्या बोला कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है, इसका परिमाण और इसका परिमाण, इसको परिमाण बोलते हैं मोड। परिमाण का मतलब माइनस नहीं लेना, केवल प्लस में ही मान लेना। जैसे मैंने कहा, एक है 2 माइक्रोकूलाम, एक है -3 माइक्रोकूलाम। तो बच्चों आंसर आएगा 6 माइक्रोकूलाम का स्क्वायर। जो भी हम केवल 6 आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, केवल 6। सर 2 × -3 नहीं करेंगे, 2 × 3 नहीं करेंगे, परिमाण लेंगे। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ में ये भी बोला गया कि ये जो बल है उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है सर, यहाँ तक भी समझ में आ गया। केवल दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है बस। साथ में सर ये बल लगेगा किधर है? इन दोनों आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है, जो जोड़ने वाली रेखा है, उनके अनुदिश लगेगा। उनके अनुदिश किधर है सर? इधर मान लो बाहर लग जाएगा सर, इधर भी मान लो बाहर लग जाएगा। अगर समान प्रकृति के हैं तो, विपरीत प्रकृति के हैं तो सर इधर अंदर लग जाएगा, इधर अंदर लग जाएगा, लेकिन लगेगा इस लाइन के अनुदिश ही, बाहर कहीं नहीं लगेगा सर, कहीं इधर लग गया, इधर लग गया। समझ में आ गई बात? चलो अब इसको हम लिख लेते हैं सर, ये एफ दोनों बल ही है और दोनों जो बल है एक सेम ही है, ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती भी हैं और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी है। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम एक साथ लिखें इस बल को तो क्या आ रहा है सर? एफ समानुपाती आ रहा है Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण और बटे क्या आ रहा है आर स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पे मोड नहीं लगाया, तो आपको याद रखना है कि सर यहाँ तो परिमाण लेना है, वो आपने यहाँ समझा दिया। और जैसे हम यहाँ समानुपाती का साइन हटाते हैं तो बच्चों एक स्थिरांक, एक नियतांक आता है K, और यहाँ लिख दिया हमने Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया परफेक्टली, कुछ भी नहीं है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। अब यहाँ हम सीखेंगे K क्या है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक आप राइट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो क्या है। तो बल का जो मान है अपने पास में आ गया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ K क्या है। नेक्स्ट स्लाइड एक बार ले लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। दोबारा से यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो हमारे पास में बल आया है वो क्या आया है सर? वो आया K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और मैंने बोल दिया कि यहाँ K क्या है? यहाँ K समानुपाती नियतांक है। यहाँ बच्चों K क्या है? समानुपाती नियतांक है। समानुपाती नियतांक, जिसे हम कूलाम का नियतांक भी बोलेंगे। समानुपाती नियतांक है सर। समानुपाती नियतांक है तो ये क्या हमेशा नियतांक रहेगा? क्या सार्वत्रिक नियतांक है क्या? जब हम दो द्रव्यमानों के मध्य बल देखते हैं तो बच्चों उसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, पता है ना। और गुरुत्वाकर्षण बल में आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ हिंट देता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स है ना अपने यही बनते हैं, ऐसे कुछ काफ़ी सिंपल चीज़ें होती है लेकिन हमें पता नहीं होती। M1 M2 लिख दिया और मैंने इनके बीच की दूरी R कर दी। तो सर यहाँ जो गुरुत्वाकर्षण बल आता है ना वो आता है G M1 M2 बटे आर स्क्वायर। बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला आता है गुरुत्वाकर्षण बल में। अब बताओ, देखिए दोनों फॉर्मूले में क्या फ़र्क है सर? दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं, बस नियतांक का फ़र्क है और किन के बीच लग रहा है उसका फ़र्क है। तो गुरुत्वाकर्षण बल तो द्रव्यमानों के बीच लगता है और जो हमारा विद्युत बल है, लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण का जो विद्युत बल है, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम विद्युत बल कहते हैं। तो जो विद्युत बल है वो दो आवेशों के बीच लगता है और सबको पता है सर जहाँ विद्युत बल लगता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल बच्चों 100% लगेगा, नहीं लगेगा? बिल्कुल सर लगेगा। आपने एक चीज़ कही थी कि आवेश का अस्तित्व बिना द्रव्यमान के हो ही नहीं सकता। तो जहाँ द्रव्यमान होगा वहाँ आवेश होगा और जहाँ आवेश होगा वहाँ द्रव्यमान तो 100% होगा। जहाँ द्रव्यमान है वहाँ आवेश हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जहाँ आवेश है वहाँ द्रव्यमान तो है ही है। तो इन दोनों की चीज़ करते हैं, वहाँ पे जो जी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। वहाँ जो जी है मैंने लिखा है वो भी नियतांक है लेकिन वो सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब वो सब जगह नियत रहता है। पिंड का द्रव्यमान छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे हवा हो चाहे पानी हो चाहे निर्वात हो, जी का मान फिक्स होता है। लेकिन यहाँ के का मान ऐसा नहीं है, ये के का मान माध्यम पे निर्भर करता है। और दूसरी चीज़ एक और है जिसे हम बोलते हैं मात्रक पद्धतियाँ, CGS है सर, ऐसा मात्रक पद्धति, उन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो के है, के की निर्भरता बच्चों ध्यान रखना, के किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है? के जो है यह माध्यम पर, यह माध्यम की उपस्थिति या माध्यम की प्रकृति, यह माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। बच्चों ध्यान रखना, पर निर्भर करता है। जबकि वो जो जी है ना, मात्रक पद्धति में जी का मान सबको पता है सर, मात्रक पद्धति में सभी का मान अलग अलग होता है, लेकिन वो माध्य पे निर्भर नहीं करता, ये माध्य पे निर्भर करता है। देख लो आप,
सर माध्यम अलग अलग है तो बल का मान भी अलग अलग। सर वहाँ माध्यम अलग अलग है लेकिन बल का मान वही रहेगा, देख लो बाप, इतना फर्क है इन दोनों बलों के अंदर, गुरुत्वाकर्षण बल में और विद्युत बल में। ठीक है सर, के की निर्भरता हमें समझ में आ गई कि के है ना वो माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। चलो सर अब आप है ना सर माध्यम के लिए अब सबसे पहला काम हम ले लेते हैं निर्वात के लिए। मैं निर्वात के लिए बल का फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। देखो बच्चों सर यहाँ पे आपने लिख दिया निर्वात में, देखो बच्चों निर्वात में क्या होगा, निर्वात में क्या देखा जाता है कि जो के है उस के का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तो फिक्स अपने न्यूमेरिकल में काम में आएगा सर, के का मान निर्वात के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। चलो सर हम मान लेंगे, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि के का मान निर्वात के लिए इतना होता है। ये सर ये क्या बला है एप्सिलॉन नॉट। और सबसे पहले मात्रक भी लिख लेता हूँ, मात्रक बनाना आना चाहिए। मात्रक कैसे बनाते हैं सर, अगर हमारे पास में फॉर्मूला हो तो मात्रक देखो के है, ये रहा के, इसका मात्रक सबको पता होना चाहिए बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन। इस आर स्क्वायर को लेके आओ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये क्या है कुलाम इंटू कुलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम जब नीचे जाएगा, के को यही रहने दो आप, के को यही रहने दो। यहाँ देखो के जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, किसी को नहीं बनाना था मात्रक विमाएं कैसे बनाते हैं सर, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं नियतांक को। हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, तो सिंपल चीज़ है। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुलाम का स्क्वायर, ये के का मात्रक भी आ गया, ये के का मात्रक आ गया और निर्वात के लिए इसका मान भी आ गया। ये अपने को याद ही रखना है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों, ध्यान रखना, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है ना, मैं इसका पहले मान लिख देता हूँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब मात्रक देखो, इसका भी देखो मात्रक क्या आएगा सर, एप्सिलॉन नॉट के यहाँ दोनों यहीं पे, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, के को नीचे ले जाओ। देखो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लेके आओ, के को नीचे लेके जाओ, तो सर मात्रक उल्टा हो गया। जो के का मात्रक था उसका उल्टा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया कुलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर ये लेकिन एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज़, इसको हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। धीरज रखो बच्चों, भी सब समझ में आएगा। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसका मतलब सर यहाँ जो आप एप्सिलॉन नॉट सिंबल ले रहे हो ना, एप्सिलॉन नॉट वो विद्युतशीलता होती है। अब ये विद्युतशीलता होती क्या है, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे ना पूरा समझाता हूँ। सर के का मान निर्वात के लिए पता लग गया, और यहाँ इस के में है ना एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका सिंबल वगैरह भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ स्लाइड में जगह नहीं है। तो देखो सर आपने है ना हमारे पास निर्वात के लिए के का मान लिख दिया, यहाँ पे निर्वात के लिए जो नियतांक है उसका मान लिख दिया सर आपने 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। चलो मैं वापस लिख देता हूँ, न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कुलाम का स्क्वायर। ठीक है सर, आपने ऐसे किया। अभी के बराबर क्या आ गया था हमारे पास में सर, के बराबर आ गया था एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, या क्यू का स्क्वायर जो आया था उससे मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। और इस के का जो मान आया था वो हमारे पास में क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया। इसको देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, इसका जो सिंबल है बच्चों देखो इंग्लिश में तो लिखते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको एप्सिलॉन, मतलब हिंदी में हम बोलेंगे इसको एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक सिंबल है जो हमें याद में रखना है, एप्सिलॉन ये सिंबल है। नोट है तो नोट लिख देंगे सर एप्सिलॉन नोट, लेकिन ये सिंबल याद रखना है सर ये होता क्या है, इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। ये जो मैंने सिंबल बनाया इसको हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है सर, एप्सिलॉन बोल दिया। लेकिन ये निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या है, ये जो आपने सिंबल लिखा है एप्सिलॉन, जिसको आप बोल रहे हो विद्युतशीलता, माध्यम की लो चाहे निर्वात की लो किसी की भी लो, बस हमारे पास तो एक ही वर्ड आ रहा है विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता है क्या चीज़, कोई भी आपके पास माध्यम है निर्वात है, उसका ध्रुवीकरण किस हद तक हो सकता है,
देखो नाम से बता, फिर मैंने बार बार वही कहा है, फिजिक्स में परिभाषा याद रखना है तो नाम को पकड़ लो। विद्युतशीलता, वो कितना विद्युत में हो सकता है, उसमें कोई विद्युतीय गुण आ सकते हैं क्या? चलो इसको समझते हैं। मान लो बच्चों हमारे पास में कोई पदार्थ है, ये निर्वात की जगह मैं कोई पदार्थ ले लेता हूँ और इसको आपने किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया। जैसे आप इसको किसी विद्युत क्षेत्र में रखोगे ना, तो इसके एक सिरे पर तो आ जाएगा धनावेश ऑटोमेटिक, वही प्रेरण वाला काम आएगा, और एक सिरे पर आ जाएगा माइनस, एक सिरे पर आ जाएगा माइनस, जिससे देखो इसका ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुव का मतलब होता है दो पोलरिटी, दो आपके पास में अलग अलग आवेश होने चाहिए, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, तो वैसे सर इस पदार्थ में ध्रुवीकरण हो गया, और जब ध्रुवीकरण होता है ना तो वह पदार्थ विद्युतीय गुण दर्शाने लग जाता है, इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ऑटोमेटिक। अभी यहाँ विद्युत क्षेत्र का नाम ले रहा हूँ तो किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो उसको हम डीपली में समझाऊंगा जब हम संधारित्र वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये काम में आएगा कि सर पदार्थों का ध्रुवीकरण होता है, जितने भी हमारे माध्यम है ना उनका हम ध्रुवीकरण करते हैं, किसी का कम होता है किसी का ज़्यादा होता है। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि इस पदार्थ की विद्युतशीलता मतलब ये कितना विद्युत में हो सकता है, इसका कितना ध्रुवीकरण हो सकता है। तो ध्रुवीकरण की जो कोटि है उसी को हम बोलते हैं विद्युतशीलता। ठीक है, तो विद्युतशीलता क्या हो गई? ध्रुवीकरण की कोटि को ही हम क्या कहेंगे? विद्युतशीलता बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है, कोई भी पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? विद्युतशीलता कहलाती है। तो विद्युतशीलता को हम क्या बोल सकते हैं? किसी पदार्थ की ध्रुवीकरण की कोटि, किसी पदार्थ की ध्रुवीकरण, ध्रुवणीकरण या ध्रुवण की बोल दो, ध्रुवण की कोटि बोल दो, सिंपल है ना। ध्रुवण की कोटि को ही हम क्या बोलते हैं? उस पदार्थ की विद्युतशीलता बोलते हैं। सर आपने जो अभी के लिखा था ना, ये जो एप्सिलॉन लिखा था वो निर्वात के लिए है, तो बच्चों निर्वात के लिए मैं बल को एफ नोट मान लेता हूँ। एफ नोट का मान कितना रहे सर? 1/4 पाई एफ नोट, और यहाँ लिख दिया सर आपने Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बिल्कुल सर आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। यहाँ अब के की जगह 1/4 पाई एफ नोट लिख सकते हो, यहाँ के की जगह हम 1/4 पाई एफ नोट लिख सकते हैं। अब मैं अगर निर्वात की जगह माध्यम की बात करूं तो अभी मैंने कहा एफ नोट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा। खाली नोट का फर्क है, नोट का मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया मैंने कि विद्युतशीलता निर्वात की है। निर्वात का ध्रुवीकरण कितना हो सकता है? निर्वात का ध्रुवीकरण सबसे कम होता है, क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम के कण ही नहीं होते। निर्वात बोलते किसको है? निर्वात, जहां पर कोई वायु ना हो। वायु का मतलब कोई भी कण नहीं हो, कोई भी माध्यम नहीं हो। सर जब माध्यम ही नहीं होगा तो वहां धनावेश ऋणावेश तो कुछ होता ही नहीं है, तो नहीं होता है तो सर वहां ध्रुवीकरण कैसे होगा? इसीलिए जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो बच्चों भी मैंने कितनी लिखी थी? 8.85 × 10⁻⁻12। अब देख लो 0.00000 सर बहुत कम होता है निर्वात का ध्रुवीकरण, या निर्वात की जो विद्युतशीलता है, विद्युत में होने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत कम होती है। जबकि निर्वात की तुलना में जो अन्य माध्यम है, जल, कांच, माइका, अभ्रक जो भी हम लेते हैं, उनका ध्रुवीकरण निर्वात की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उनके लिए जो एप्सिलॉन है, जो विद्युतशीलता का मान है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। चलो हम यहाँ पे माध्यम के लिए बात कर लेते हैं। सर माध्यम में क्या आएगा? यहाँ देखो माध्यम के लिए जो बल है उसको बच्चों में Fm नाम लिख लेता हूँ। Fm का मतलब मीडियम में बल, माध्यम में बल। सर यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसका मतलब सर K का मान जो माध्यम के लिए है ना वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन की जगह बच्चों देखो मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया? एप्सिलॉन लिख दिया। बताओ देखिए एप्सिलॉन यहाँ क्या है? सर यहाँ एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, सीधी सी बात है। एप्सिलॉन तो है निर्वात की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। सर यहाँ एप्सिलॉन क्या है? ये है बच्चों माध्यम की विद्युतशीलता, और विद्युतशीलता का मतलब मैंने समझा दिया है क्या होता है? ध्रुवीकरण या
विद्युत में होने की प्रवृत्ति, कितना विद्युत में हो सकता है वो। वैसे तो विद्युत में होना तो बहुत गलत बोल देते हैं हम, जनरली ध्रुवीकरण पे ज़्यादा फोकस करना होता है, एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश। कोई भी पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है, अगर जितना ज़्यादा ध्रुवित होगा ना उसकी विद्युतशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सर ये माध्यम की विद्युतशीलता होगी। सर इसका मान नहीं है क्या? अरे बच्चों किस किस का मान लिखूँ मैं, आपको पता लग गया होगा। सर माध्यम तो बहुत सारे होते हैं, निर्वात एक ही होता है, इसलिए निर्वात की विद्युतशीलता का मान तो याद रखना पड़ेगा 8.85 इंटू 10⁻12 और वहाँ के का मान भी याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ के का मान सर हम क्या रखें, के का मान क्या आएगा, कोई फिक्स नहीं है, न्यूमेरिकल में मिलेगा। कैसे मिलेगा अपन आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। न्यूमेरिकल नहीं होए तो बच्चों मेरे से बोलना, लाइव क्लासेस भी हम लेंगे, डरने की बिल्कुल बात नहीं। आपके एक एक डाउट एक एक प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँगा बस, लेकिन थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ा सा विश्वास और धैर्य होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल आपके साथ बनी हुई है, समझ में आ रहा है। बिना लगन के साथ हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। चलो सर के का मान 1/4 होता है, इसका कोई स्पेशल मान नहीं है क्योंकि सर माध्यम तो बहुत सारे होते हैं, तो के का मान कोई फिक्स नहीं है। सर अलग अलग माध्यम है तो उन माध्यमों की विद्युतशीलताएं भी क्या होती है, अलग अलग होती है। चलो सर आपने ये बात बता दी है और हमने समझ ली। अब इन दोनों बलों को मैं एक साथ लिख लेता हूँ कि सर हमारे पास दो बल आए, किस किस में आए हैं। एक तो आ गया अपने पास में क्या, निर्वात में बल। देखो बच्चों निर्वात में बल कितना आ गया अपने पास में, सर उसको आपने F0 लिखा था। बिल्कुल बच्चों F0 लिखा था, 1/4 Q1 Q2 बटे R²। और सर एक बल लिखा आपने Fm, ये किसमें है, माध्यम में बल। ठीक है ना बच्चों, ये किसमें था, माध्यम में बल। Fm बराबर सर 1 आ जाएगा 4πε और ये आ गया Q1 Q2 बटे R²। दूरी वही रखी, आवेश वही है। तो जैसे मैं इन दोनों बलों का भाग देता हूँ तो बच्चों मेरे पास में एक क्वांटिटी आने वाली है, प्यारी सी क्वांटिटी जिसका नाम है परावैद्युतकांक। जिसका नाम क्या है बच्चों, परावैद्युतकांक, या इसी को हम बोलते हैं क्या, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसका सिंबल क्या है बच्चों, या तो आप इसको εr से दर्शाना या इसको हम एनसीईआरटी के हिसाब से के से दर्शाएंगे। के ये वाला के मत समझना बच्चों, समानुपाती नियतांक नहीं है ये कहीं पे, बच्चे यही गलती करते हैं 100%। सर के वही समानुपाती नियतांक होता है। ये जो के है ना, यहाँ पे मैंने स्पेशल नाम बोला है परावैतांक या माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। अब थोड़ा सा आपेक्षिक को समझ लेते हैं। परावैतांक तो सर एक अलग वर्ड है, आपेक्षिक का मतलब क्या होता है, आपेक्षिक का मतलब एक चीज का किसी दूसरी चीज से तुलना करना। जैसे आपेक्षिक घनत्व तो देखा होगा सर, आपेक्षिक घनत्व तो कैसे निकालते किसी पदार्थ का, हमेशा किसी भी पदार्थ के घनत्व में द्रव के घनत्व का भाग दिया जाता है। किसका भाग देते हैं हम, द्रव के घनत्व का भाग देते हैं। किसी भी पदार्थ के घनत्व में द्रव के घनत्व का भाग देते हैं, आपको पता है ना। और द्रव कौन सा, पानी के घनत्व का। हमेशा पानी अगर तो नीचे आएगा, इसका मतलब घनत्व की तुलना किससे करी आपने, सर पानी के घनत्व से करी। तो यहां पर हम जो विद्युतशीलता है उसकी तुलना किससे करेंगे, निर्वात से करेंगे। सिंपल जी बात है। तो उसे सीधा एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, बाद में बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे। देखो सर आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गई, आर का मतलब यहाँ पे रिलेटिव, एप्सिलॉन नोट हो गया, एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन आर आ गया। देखो के भी बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के का मतलब भी परावैतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता है। सर अभी आपने कहा तुलना करने के लिए हमेशा विद्युतशीलता नीचे निर्वात की आएगी और ऊपर माध्यम की आएगी। यही फॉर्मूला मैं यहाँ डेराइव करना चाह रहा हूँ। हमेशा तुलना जिससे करोगे ना वो हमेशा नीचे आएगा बच्चों, एक चीज ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ा आपेक्षिक। याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, याद करने का काम आपका है। आपेक्षिक, आपेक्षिक मतलब तुलना करना, और जिससे भी तुलना करी जाती है ना वो चीज नीचे रखी जाती है। अब मैं बात यहाँ विद्युतशीलताओं की कर रहा हूँ तो अनुपात विद्युतशीलताओं का तो लूंगा ना, घनत्व का थोड़ा ना लूंगा। हाँ सर बिल्कुल आपने सही लिखा है। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं,
उस माध्यम का परावर्तांक या उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। अब आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब समझ लो क्या है, ये तो अनुपात है। कहना क्या चाह रहे हो सर आप कि सर वो माध्यम में निर्वात की तुलना में कितना ध्रुवित होगा। मैंने कहा कि परावर्तांक मान 4 है, समझ जाओ इसका मतलब क्या है। मैंने कहा किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता 4 है, सर वो जो माध्यम है ना वो निर्वात की तुलना में 4 गुना ध्रुवित होगा। चलो ठीक है भाई। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखो सर एफ नोट अपॉन एफ एम का मान क्या आ रहा है अपने पास में। सर आप भाग कर रहे हो, भाग तो हमें देना ही नहीं आता, क्या करें सर सिखा दो गुणा भाग कैसे किए जाते हैं। सिखाएंगे बच्चों, वो भी सिखाएंगे। और ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और ये आ गया Q1 Q2 बटे R²। बताओ बच्चों कुछ कट रहा है क्या सर? ये पूरी टर्म कट गई और 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया और एप्सिलॉन अपना ऊपर चला गया और एप्स नोट हमारा नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि वो 1 में था, आपको पता है ना 1/4 पाई एप्स नोट था, तो ये आ गया। तो सर हमारे पास में क्या आ रहा है, एफ नोट अपॉन एफ एम का अनुपात एप्सिलॉन अपॉन एप्स नोट आ रहा है, उल्टा आ रहा है, ध्यान रखना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं देखो। और सर एक्स्ट्रा एक टर्म और आ रही, देखो अब हमारे पास में एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, बिल्कुल आपने लिख तो दिया है यहाँ पे सर, सही लिखा आपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी के आगे और क्या लिख दो सर, इसी के आगे आप लिख दो एफ नोट अपॉन एफ एम। देख लो ये लिखा है कि हमने। और साथ में ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास में एप्सिलॉन है इसका दूसरा नाम क्या है, के बी है सर, इसका नाम के बी है। तो जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है या जो परावर्तांक है वो किसके बराबर हो गया, परिभाषा क्या हो गई सर, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। या बल के बारे में लिखे तो क्या लिखोगे सर, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल तथा उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य समान दूरी में माध्यम में बल के अनुपात को हम उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावर्तांक कहते हैं। चलो परिभाषा लिख लेते हैं हम एक बार। इसकी परिभाषा क्या हो गई, परावर्तांक की परिभाषा क्या हो गई, परावैद्युतांक, जिसका सिंबल हमने क्या लिया सर, या तो एप्सिलॉन आर या के। क्या आएगी परिभाषा, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। बल वाला कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा न्यूमेरिकल हमारा ये आता है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावर्तांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, मज़ा आ गया। चलो अब मैं बच्चों आपके लिए क्वेश्चन लेता हूँ, बाकी तो हम और भी अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। कूलॉम नियम खत्म नहीं हुआ है बच्चों, टाइम कम है, कोई बात नहीं, मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूँ। अभी तो इसको और अच्छे समझेंगे सर, परावर्तांक मान अलग अलग माध्यम में कितना होता है, टेबल बनाऊंगा, सब कुछ आपको कंप्लीट बताऊंगा यहाँ पे। बोल दिया ना, एक भी टॉपिक मिस नहीं करूंगा बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यदि किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल, किसमें बच्चों, निर्वात में बल F न्यूटन है, कितना है, F न्यूटन कुछ भी मान लो, आपकी जो भी मर्जी है। तो एक ऐसे
माध्यम जिसका परावर्तांक 3 है। फिजिक्स को बेसिक से समझकर सीखने के लिए और क्लास 11-12 IIT JEE एंड नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।